हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूँ। सब जानते हैं मैं कौन हूँ, तो बताना बेकार है। चलिए फिर भी बता देता हूँ जो लोग नहीं जानते। मैं हूँ डॉक्टर नवनीत कालरा, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। और 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे ये सब एमडी किए हुए। 86 में मैं लखनऊ में गया था, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। और 91 में मैंने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया था। 96 में मेरी एमडी मेडिसिन वहाँ से कंप्लीट हो गई थी। और एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि सरकार अब एक क्यूआर कोड देने जा रही है। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले बता रहा हूँ, सरकार अब एक क्यूआर कोड देने जा रही है, जिस क्यूआर कोड पे आप स्कैन करके एक सारी डॉक्टर की डिग्रियां विग्रियां, पूरा उसका भविष्यकाल, भूतकाल, भविष्य तो नहीं, पास्ट उसका जान सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा एक स्वागत योग्य कदम है। इससे बहुत सारी चीज़ों से परेशानियों का हल भी मिल जाएगा जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं नकली डिग्रियों के सारे। चलिए, एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि हम जिसको एंग्जाइटी बोलते हैं, जिसको घबराहट बेचैनी बोलते हैं, क्या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या अंडरलाइन कुछ और प्रॉब्लम भी होती हैं जो बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंट करती है और डॉक्टर बोल देता है कुछ नहीं है, घबराहट है, ये घबराहट की दवाई ले लो और मस्त रहो। और आप उन दवाइयों को खाना शुरू कर देते हो। और फिर बात यह है कि क्या अंडरलाइन कोई रीज़न भी हो सकता है इन सब चीज़ों का, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे घबराहट, बेचैनी है, पल्स फास्ट हो जाती है, क्या इनका कोई आधार है? क्या कोई अंदर बॉडी के अंदर कुछ, हम कहते हैं केमिकल लोचा होता है, चलिए मान लिया केमिकल लोचा, लेकिन केमिकल लोचा भी क्यों होता है? सबसे बड़ा सवाल, केमिकल लोचा भी क्यों होता है? मेरा ये मानना है कि 50% केसेस में मान लिया ये केमिकल लोचा होता है, प्योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, साइकोसोमेटिक सिम्टम होते हैं, लेकिन बाकी 50% में भाई आपकी बॉडी में कुछ ऐसा होता है जो आपको भी नहीं पता होता, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को भी नहीं पता होता, आपके ट्रीटिंग साइकेट्रिस्ट को नहीं पता होता, और वो दवाइयाँ शुरू कर देते हैं आपके दिमाग की। इसीलिए मैं बोलता हूँ, आज बताने जा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल देके बताऊँगा कि ऐसे मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जहाँ पे अंडरलाइन कुछ और प्रॉब्लम थी और पेशेंट का इलाज चल रहा था दिमाग का। नहीं जी, आपको तो घबराहट है, बेचैनी, तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है। आपकी पल्स फास्ट हो जाती है तो आप पल्स कम करने की दवाई ले लो। प्योर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। सर, कभी पता करने की कोशिश करिए कि इसका रीज़न क्या है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, मेडिकल कारण, जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं, एंग्जाइटी कर सकते हैं। कारण एंग्जाइटी नहीं है, एंग्जाइटी एक बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है। एक प्योर एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, एंग्जाइटी किसी बीमारी का सिम्टम भी हो सकता है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ, क्या ये किसी बीमारी का सिम्टम होता है? चलिए आज शुरू करते हैं। ऐसी कुछ बीमारियां जहाँ पे एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी के अंदर ये सब हो रहा है। एक तो मैंने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं जहाँ पे मेटाबॉलिक चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। आपका वेट बढ़ना शुरू हो गया है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा किनारे पे है, आपको प्री डायबिटीज़ भी हो गई है, आपको फैटी लीवर भी हो गया है। ऐसे पेशेंट में अक्सर मैंने देखा कि घबराहट, बेचैनी भी शुरू हो जाती है। तो अगर हम, और मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक कर लें तो हो सकता है आपकी एंग्जाइटी, आपकी घबराहट, बेचैनी ठीक हो जाए। सच मानिए 50% पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं अगर वो अपनी प्रॉब्लम डाइट, एक्सरसाइज करके ठीक कर लेते हैं तो। ठीक है। कई बार मैंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पेशेंट को घबराहट शुरू हो जाती है, जबकि उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन पे असर तो आता ही आता है। और ये जो मेरे पास एक एग्जांपल है कि जब जब बाहर का खाते हैं तो हमारा घबराहट शुरू हो जाती है, हमें नौजिया फील होता है, घबराहट भी होती है, पल्स भी फास्ट हो जाती है। मैंने पहले भी बताया, मेरे ही क्लिनिक पे जो लोग पेशेंट आते हैं वो एग्जांपल देख सकते हैं। हमारी जो रिसेप्शनिस्ट है उनके साथ ऐसा ही होता है, वो बाहर का खाती है, उसकी पल्स 130 140 हो जाती है। तो मैंने उनको बाहर का खाना बंद कराया, तब से वो ठीक हो गई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मेटाबॉलिज्म पे जब असर पड़ता है तो वो किसी न किसी रूप में प्रकट बाहर होता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन पे असर डालता है, चाहे वो एंग्जाइटी के रूप में हो, चाहे वो पल्स फास्ट हो जाए, चाहे वो बीपी तेज हो जाए, कुछ ना कुछ तो वो करता है। पहली चीज़ तो हो गई पुअर मेटाबॉलिज्म। ठीक है। दूसरा, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी भी ऐसा ही करती है। विटामिन B12 की कमी बिल्कुल एंग्जाइटी कर सकती है, नर्वसनेस कर सकती है। इसी के साथ मैंने कई पेशेंट में मैंने ऐसा देखा, जब B12 ठीक हो गया और उनके बाकी विटामिन D ठीक हो गए तो उनकी कुछ प्रॉब्लम भी हद तक, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, कुछ हद तक वो भी ठीक हो गई। एक मैं एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगा, और बहुत ही अजीबोगरीब एग्जांपल है। एक पेशेंट तो नहीं, कई पेशेंट के साथ मैंने देखा कि
एक पेशेंट का एग्जांपल देता हूँ कि उसको पेट में प्रॉब्लम थी, उसको चलने में सांस फूलता था और पेट ठीक नहीं रहता था, पेट में दर्द होती थी और दर्द का कोई रीज़न नहीं पता चल पा रहा था। लेकिन जब मैंने उसके, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सारे टेस्ट कराने चाहिए, कंप्लीट हेल्थ चेकअप। तो जब सारे टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है, तो मैंने देखा कि उसको एनीमिया था। हीमोग्लोबिन 9 के आसपास था, 8 के, और सीरम आयरन बहुत लो हो गया था, बहुत ही लो हो गया था। तो मैंने उनको जब मैंने उनको बोला कि देखिए आपको आयरन मुंह से देना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि पेट में प्रॉब्लम करेगा, ऑलरेडी पेट में प्रॉब्लम है। तो आप एक काम करिए, आईवी इंजेक्शन आयरन के हम आपको दे देते हैं। तो हमने आईवी आयरन इंजेक्शन दिया, 2-3 दिन लगातार दिया, और आप यकीन मानेंगे उनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी हैं, सारी। मतलब जो एब्डोमिनल प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, जो घबराहट बेचैनी थी वो ठीक हो गई, जो चलने में सांस फूलता था वो भी ठीक हो गया। तो मतलब एक एनीमिया ऊपर से आयरन डेफिशिएंसी इतने सारे कारण कर रही थी कि जो आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं ये बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को एंग्जाइटी डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहने से पहले अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं ऑर्गेनिक, फिजिकल, तो पहले उनका ट्रीटमेंट करिए। ठीक है, आप साइड बाय साइड छोटा मोटा मेडिसिन देना है दे दीजिएगा, लेकिन सबसे पहले पेशेंट की उन प्रॉब्लम्स को भी देखो। प्रॉब्लम क्या होती है जब आप किसी, देखो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ढूंढता है, वो कहता है ये है ये है ये है, इसकी दवाई शुरू कर दो। आप हड्डी वाले के पास जाते हो तो वो सिर्फ हड्डी की प्रॉब्लम ढूंढता है, वो आपको एक्सरे लिख देता है, एमआरआई लिख देता है। आप ब्रेन वाले पे जाते हो तो वो बिना देखे आपको एमआरआई, एनसीवी फलाना है, ये सब टेस्ट लिख देता है। आप पेट वाले पे जाते हो, वो गैस्ट्रो की दवाइयाँ भी लिख देता है, एंडोस्कोपी भी लिख देता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जितने सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं उनका विजन उतना ही नैरो होता जाता है, वो पेशेंट को टोटलिटी में नहीं देखते कि इस पेशेंट को कुछ और भी हो सकता है भाई। तो मैं सच बोलूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं फिजिशियन हूं, पर मुझे लगता है ये सब भी फिजिशियन ही है, सुपर स्पेशलिस्ट, क्योंकि पहले एमबीबीएस करते हैं, फिर एमडी करते हैं, फिर डीएम करते हैं या डीएनबी करते हैं। तो लेकिन वो पहले वाली स्टेज भूल जाते हैं कि वो एक डॉक्टर, कंप्लीट डॉक्टर हैं, ना कि एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही हैं, ना कि एक कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं। तो आपको पेशेंट को टोटलिटी में देखना चाहिए, उसकी हर चीज़ को देखना चाहिए, और पेशेंट की बात को ना सुन के, कई बार पेशेंट की बातें लगता है बेवकूफ़ है ना। पेशेंट डॉक्टर झाड़ देता है, डॉक्टर तुम हो मैं हूँ, तो वो कहता है जी आप हो, तो फिर ये दवाई तो आपको ठीक करने के लिए दी, इससे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं सर, एविल होती है ना, एविल एलर्जी के लिए दी जाती है, कई लोगों को एविल से भी एलर्जी हो जाती है। तो पेशेंट अगर कोई बात बोल रहा है ना तो उसकी बात को सुन लो। अगर उसको एसिडिटी की दवाई दी है और वो कह रहा है कि इसको खाने से मेरे पेट में और प्रॉब्लम होती है, तो बंद कर दे भाई। हो सकता है उसको वो सॉल्ट सूट ना कर रहा हो, लेकिन नहीं, डॉक्टर तुम हो या मैं हूँ, ठीक है भाई आप ही हो डॉक्टर। तो पेशेंट की, मैं यही बोलूँगा कि पेशेंट की बातों को इग्नोर मत करो। पेशेंट कुछ अगर कह रहा है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक को अपनी बॉडी का पता होता है, वो जानबूझ के नहीं कह रहा है यार, उसको क्या पड़ा, उसको क्या है ये सब बोलने की, उसको कुछ मज़ा आ रहा है क्या आपको बोलने का कि इस दवाई से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ लो। को मेरा कहने का मतलब है कि एक तो कि हर चीज़ को ये बोल देना कि ये कुछ नहीं है, तुम्हारा ये सब दिमागी वहम है, फलाना है ढिमका, ठीक है मैं मानता हूँ वहम होते हैं और वहम निकालना भी मुश्किल होता है, लेकिन अगर वहम है उसका निकालना भी डॉक्टर का काम है। अगर उसको वहम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, तो ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है, तो मैं बार बार बोलता हूँ ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं इनको अगर करेक्ट कर दिया जाए, एनीमिया करेक्ट कर दिया जाए, तो 90% प्रॉब्लम ठीक हो सकती है पेशेंट की। हो सकता है उसको इन्हीं से ही प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आप इलाज कर रहे हो सिर्फ साइकोलॉजिकल एंग्जाइटी 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 एंग्जाइटी। तो मैंने आपको बताया, अगर आप एंग्जाइटी से मुक्त होना चाहते हैं तो ठीक है, 50% पेशेंट में मैं मानता हूँ कि एक बिल्कुल आइसोलेटेड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन बाकी पेशेंट में आप अपना अगर एक्सरसाइज बढ़ा दें, वॉक बढ़ा दें, मतलब अपना ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करने की कोशिश करें, अपना मेटाबॉलिज्म नॉर्मल कोशिश करें, और डाइट ठीक करें, ऑयली फूड बंद करें, शुगर बंद करें, बाहर का बंद करें, वजन कम करें, सबसे बड़ी बात वजन कम करें अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। तो इससे आपकी 50% एंग्जाइटी के पेशेंट अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ। लोग मेरे से पूछते हैं एंग्जाइटी का परमानेंट इलाज बताओ, मैं कहता हूँ अपनी हरकतें ठीक कर ले, दारू बंद कर दे, तू करेगा दारू बंद, वो बंद नहीं होती है, कम कर दे, हाँ सर वो थोड़ा बहुत करके देख सकते हैं, बंद तो नहीं होगी सर, काम ऐसा है सर, जॉब ऐसा है सर, 100 दुनिया के बहाने हैं तुम लोगों के पास, जॉब ऐसा है, काम ऐसा है सर, ज़िंदगी जीना बंद कर दें क्या सर, दारू भी बंद कर दें, ये भी बंद कर दें, वो खाना पीना बंद कर दें, तो जिए किस लिए, कोई बात नहीं, आप जियो, ऐश करो।
चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और आज से मैं एक व्लॉग भी शुरू करने जा रहा हूँ, जो मैं अपनी दिनचर्या कभी कभी बताया करूँगा। और आज एक व्लॉग बनाया है, शायद आज तो अपलोड ना कर पाऊँ कि एडिटिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ नया करने की चाहत लेके ये बुढ़ा जो हमेशा जवान रहने की कोशिश करता है, जवान तभी रहोगे जब मन में कुछ करने की उमंग होगी, और उमंग तभी होगी जब आप हेल्दी होगे। तो सबसे ऊपर हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा, उसके बाद बाकी सब कामों को। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, शब्बा खैर। और जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाल दिल का के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं, ये जहां ये जहां रंगी बनाएंगे। हु जिंदगी मिलके बिताएंगे। चलिए, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए।